हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक जो है वो है ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले अपन ये देखने वाले हैं कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स दैट इज परपेंडिकुलर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल। तो आप क्लियरली देखो, मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर किया है। इसके वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 and x3 y3 given है and from the vertex to opposite sides मैंने AD, B and CF परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं जिसे अपन एल्टीट्यूड्स बोलते हैं। और डायग्राम में दिख रहा है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो H है। दैट्स कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। एंड मैंने सपोज कर लिया कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC H का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। तो अगर आपको वर्टाइसेज और सेंटर ऑफ अगर आपको वर्टाइसेज एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रोवाइडेड है तो आप ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो आप ऐसे लिख सकते हो x1 tan a plus x2 tan b plus x3 tan c अपॉन tan a plus tan b plus tan c y equal to y1 tan a plus y2 tan b plus y3 tan c अपॉन tan a plus tan b plus tan c। अब अपन ने फाइनली देख लिया कि ऑर्थो सेंटर H का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो गया x, y दैट इज x1 tan a plus x2 tan b plus x3 tan c अपॉन tan a plus tan b plus tan c कॉमा y1 tan a plus y2 tan b plus y3 tan c अपॉन tan a plus tan b plus tan c। अब गाइस यहाँ पे मैं एक चीज जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल को अगर आपको कंफर्टेबली समझना है इसके लिए अपने पास स्लोप्स ऑफ अ लाइन का साउंड नॉलेज होना चाहिए, है ना। अगर आपका स्लोप्स का जो टॉपिक है वो अगर क्लियर है तो उस केस में आप ऑर्थो सेंटर को बहुत प्रॉपर वे में करेंगे। तो यहाँ अपन इस पे बहुत ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, बट जब स्ट्रेट लाइन अपना स्टार्ट होगा उसमें अपन स्लोप्स को भी अच्छे से डील कर लेंगे और फिर उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब अपन इस टाइम पे सारे पॉइंट्स ट्रायंगल के सेंटर से रिलेटेड जो पॉसिबल थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो मैं डील कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए आप मेरे साथ सभी लोग लाइक दैट। some special points about different centers, about different center, some special point about different center। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको डील कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट अपना ये है, अपने से ये कहा गया है सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर, centroid and in center always lies inside, centroid and in center always lies inside, comma ortho center and ortho center and circumcenter, ortho center and circumcenter may lie on or outside the triangle. Ortho center and circumcenter may lie on or outside of a triangle. But X centers are clearly always outside, clearly
ऑलवेज आउटसाइड। गाइस ये चीजें आपने देखी होगी, मैं जो बता रहा हूँ वो चीजें आपने अभी पढ़ाई की है, तो उसमें एक्स सेंटर हमेशा ट्रायंगल के बाहर ही होगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो है वो, जस्ट अ मिनट, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो होता है गाइस वो इन सेंटर हमेशा कहाँ लाइक करेगा, इनसाइड द ट्रायंगल इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो, एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो या ऑब्ट्यूज हो, बट ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर और ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल भी पॉसिबल है, बट एक्ट सेंटर्स हमेशा क्लियरली कहाँ होंगे, आउटसाइड द ट्रायंगल होंगे। ये चीजें कहाँ पे कैसे होगी मैं आपको रफली बता देता हूँ। अगर आपका ट्रायंगल कोई भी है, सेंट्रॉइड और इन सेंटर तो हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल ही होगा, बट अगर ट्रायंगल आपका एक्यूट एंगल है उस केस में सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल होगा। बट ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उस केस में सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, सॉरी सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा ये देखने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट अपना गाइस वही है, ये देखने वाले हैं कि इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, in case of right angle triangle, in case of right angle triangle ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा। ओके देखते हैं गाइस, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, in right angle triangle the vertex with, the vertex with right angle, the vertex with right angle is called orthocenter, is called orthocenter। ओके गाइस आई होप ये क्लियर होगा, बाकी मैं डायग्राम से भी आपको समझाता हूँ। एंड द मिडिल पॉइंट, एंड द मिडिल पॉइंट, एंड द मिडिल पॉइंट, एंड द मिडिल पॉइंट of the hypotenuse of the hypotenuse is circumcenter, is circumcenter। गाइस ये क्लियरली समझ में आ गया कि अगर ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस केस पे जहां पे राइट एंगल बनेगा ट्रायंगल का, उस केस में ऑर्थो सेंटर उसी राइट एंगल ट्रायंगल पे लाई करेगा, जबकि उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस होगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, उस पे क्या लाई करेगा गाइस अपना सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, है ना, राइट। और वो कहां पे लाई करेगा, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस, है ना, कहां पे लाई करेगा सर्कम सेंटर अपना, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस। गाइस आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी सेकेंड पॉइंट मैंने जो दिया है उसका मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखते हैं अपन कैसे करेंगे इसको, जस्ट अ मिनट। एक्सप्लेनेशन इज लाइक दैट, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया गाइस, दिख रहा होगा आपको, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए, जस्ट अ मिनट, ए बी एंड सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब आप देखो यहाँ पे ये जो एंगल है वो राइट एंगल है, मतलब एंगल बी इज द राइट एंगल, एंगल एबीसी इज द राइट एंगल, मींस ट्रायंगल एबीसी का जो वर्टेक्स बी है यही अपना क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, मींस वर्टेक्स बी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। एंड सपोज दैट this is the midpoint of the, suppose D is the midpoint, D is the midpoint of
side AC, that is hypotenuse AC, and this is called circumcenter of triangle ABC. Circumcenter of triangle ABC. So guys, hope आपको जो second point था वो with the help of diagram भी clear हो गया होगा। अब अपन guys third point को elaborate कर रहे हैं, वो है in case of equilateral triangle, in case of equilateral triangle, in case of equilateral triangle, just a minute. In case of equilateral triangle, in case of equilateral triangle, orthocenter, comma, in orthocenter, comma, circumcenter, comma, in center, and centroid, all are same point, all are same point. ओके गाइस, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, सेंट्रोइड एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ये थर्ड पॉइंट है और ये बहुत ही क्लियर पॉइंट है, इसमें कोई डायमेट्रिकली एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट की ओर लेके चल रहा हूँ। थर्ड पॉइंट इज थर्ड, दिस इज द फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा आपका। फोर्थ पॉइंट इज in any triangle except equilateral, in any triangle except equilateral triangle, in any triangle except equilateral triangle, orthocenter, centroid and circumcenter are collinear। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऑर्थोसेंटर, centroid and circumcenter are collinear, and centroid divides the line segment joining, and centroid divides the line segment joining orthocenter and circumcenter internally in the ratio 2:1, and internally and circumcenter internally in the ratio 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये अपने को ध्यान रखना है, राइट, है ना। और यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड जरूरी यूज कीजिए, क्योंकि किसी प्रोपोर्शन जिसमें मैंने बोला है वो प्रोपोर्शन को याद रखना जरूरी है। किसी भी ट्रायंगल में जो कि इक्विलेटरल नहीं है, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर हमेशा एक लाइन पे होंगे, तो कॉलिनियर होंगे। एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर इंटरनली इन द रेशियो 2:1। अब इस चीज को मैं आपके साथ एक डायग्राम, छोटा सा फिगर बना लेता हूँ, इससे मैं क्लियर करता हूँ। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बना लिया,
और सपोज करो कि इस लाइन सेगमेंट में मैंने पॉइंट्स में मेंशन कर दिए लाइक दैट। ये पॉइंट मैंने ले लिया ऑर्थो सेंटर, ये ले लिया मैंने सर्कम सेंटर, और ये पॉइंट मैंने ले लिया सेंट्रॉइड। ओके, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। और यहाँ पे क्लियरली मैंने बोल दिया ओजी अपॉन जीसी इक्वल टू 2/1 इंटरनली। अब देखो गाइस, यहाँ पे इस डायग्राम को देख के ये जो लाइन लिखा है वो पूरी चीजें अपनी सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। क्या ओ जी और सी, ओ बोले तो ऑर्थो सेंटर, जी बोले तो, ओ बोले तो ऑर्थो सेंटर, मैं मेंशन कर देता हूँ ऑर्थो सेंटर, जी बोले तो सेंट्रॉइड, और सी बोले तो सरकम सेंटर। ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे आ गए, मतलब कॉलिनियर तो ही गए, साथ ही साथ मैंने ओजी अपॉन जीसी को बोला 2/1, दैट इज 2:1। इंटरनल मींस सेंट्रॉइड डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इंटरनली इन द रेशियो 2:1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब अपन फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है वो अपन देखते हैं। And fifth point is also one of the important points. See, if coordinates of vertices are rational, if just a minute, if coordinates of vertices, if coordinates of vertices are rational, if coordinates of vertices are rational, then the coordinates of centroids, then the coordinates of centroid, then the coordinates of centroid, comma circumcenter, comma orthocenter, comma orthocenter are always rational, are always rational। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, are always rational, but in center, and X centers may or may not be rational, but in center and X centers may or may not be rational, may or may not be rational। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब अगर अपन देखें तो पॉइंट नंबर 4 और 5 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, फोर्थ वन, और फिफ्थ वन इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके गाइस, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है फोर्थ पॉइंट में आपके, सॉरी फिफ्थ में कहा गया आपसे कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट्स रैशनल दिए हुए हैं, उस केस में सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर और ऑर्थो सेंटर की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमेशा रैशनल ही होंगे, बट इन सेंटर और एक्स सेंटर्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रैशनल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी पॉसिबल है। गाइस आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में प्रॉपर वे में आ गया होगा। जस्ट अ मिनट नाउ,
जस्ट अ मिनट। हाँ, अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो। और इस बार तो पॉइंट नंबर 6 में आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन भी आया है, तो आप चाहो तो इस चीज को प्रॉपर वे में समझो, उससे इजीली वो क्वेश्चन बनता है। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है? द इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, द इमेज ऑफ the image of orthocenter, the image of orthocenter through any side, the image of orthocenter through any side always lies on the circumference, always lies on the circumcircle. ओके गाइस, क्या बोल रहा है? द इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर थ्रू एनी साइड ऑलवेज लाइज ऑन द सर्कमसर्कल। इट मीन व्हाट, कि अगर आप ऑर्थोसेंटर किसी भी साइड के रिस्पेक्ट में इमेज लेते हो तो हमेशा उस सर्कल के रिगार्डिंग जो सर्कम सर्कल बनेगा उसी पे लाई करेगा। तो इस पे इस साल का आईआईटी का एडवांस का एक क्वेश्चन बनाया गया है, मैं आपको क्लियरली बताना चाह रहा हूँ। और देखो, मैं इस चीज को प्रॉपर वे में इससे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एक ट्रायंगल ले लिया लाइक दैट, और एक सर्कल भी मैंने पहले ही बना लिया ताकि डायग्राम ड्रॉ करना मेरे लिए आसान हो गया। और ये जो ट्रायंगल एबीसी है, सर्कल जो दिख रहा है वो आपका सर्कम सर्कल है। सपोज कर लो कि मैंने एल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ कर लिए हैं लाइक दैट, ऐसा परपेंडिकुलर से ये इस साइड पे, और ये इस पे परपेंडिकुलर से, एंड ये यहाँ पे ऐसा मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब गाइस, क्या कहा गया आपसे उस चीज को समझो आप। सबसे पहले तो इस परपेंडिकुलर को समझते हैं। ये 90 है, ये भी आपका 90 है, और ये भी आपका 90। मतलब ये जो पॉइंट हो गया ये ऑर्थो सेंटर। अपने से क्या कहा गया है कि अगर मैं इस पॉइंट एच का, अब नेमिंग कर देता हूँ ट्रायंगल का, ए बी और सी एक ट्रायंगल है, और ये जो ग्रीन सर्कल दिख रहा है वो सर्कम सर्कल है इस ट्रायंगल का, बिकॉज ऑल दिस थ्री वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल लाइज ऑन दिस सर्कल, तो दिस इज द सर्कम सर्कल। तो ये ऐसा कर रहा है कि ये जो एच पॉइंट है इसका जब मैं इमेज लूंगा किसके रिस्पेक्ट में, साइड एसी के रिस्पेक्ट में, तो ये पॉइंट होगा। मतलब एच का इमेज एच डैश हो जाएगा एसी के रिस्पेक्ट में, एच का ही इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ए बी एच डबल डैश हो जाएगा, और एच का ही इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ए सी ये एच ट्रिपल डैश हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है उसका अगर आप इमेज लेते हो विथ रिस्पेक्ट टू साइड, वो हमेशा ही कहाँ लाइक करने वाला है गाइज? वो ऑलवेज ही सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पे ही लाइक करेगा, जैसा कि मैंने बताने की आपको कोशिश की है, और आपको भी समझ में ये चीजें क्लियर कट आ रहा होगा। ये जो पॉइंट नंबर 6 है वो यही है, द इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर थ्रू एनी साइड ऑलवेज लाइज ऑन सर्कम सर्कल। गाइस होप ये पॉइंट भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड पॉइंट नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखते हैं क्या है अपने को दिया हुआ। तो देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 ये बोल रहा है, ट्रायंगल हैविंग ऑल रैशनल कोऑर्डिनेट्स कैन नेवर बी इक्विलेटरल। अगर किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस के सभी कोऑर्डिनेट्स रैशनल है तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल तो कभी नहीं हो सकता है। सी, ट्रायंगल having all triangle having all rational coordinates
triangle having all rational coordinates can never be equilateral, can never be equilateral। गाइस क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस जो है रैशनल दिए गए हैं तो वो ट्रायंगल कभी भी इक्विलेटरल नहीं होगा। यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 6 और 7 वो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको अपन माइंड में रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा इसी कॉन्सेप्ट पे एडवांस में इस बार का क्वेश्चन है ना, जो बना है आपका। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो सेंटर्स के ट्रायंगल पे डिपेंडेबल था, स्पेशल पॉइंट्स था। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच की जो बहुत ही यूजफुल है अपने लिए। तो गाइस होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं ये चाहता हूँ इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपके कुछ प्रॉब्लम्स लूं, क्वेरी क्वेश्चंस लूं, ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, इफ ऑर्थो सेंटर इक्वल टू 1,1, if ortho center equals to 1,1, comma circumcenter equals to 4,4, then find the coordinates of centroid. Then find the coordinates of centroid. Then find the coordinates of centroid. देखो गाइस यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है रफली मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ और उससे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लिया लाइक दैट, तो विजिबल होगा आपको। और अब मैं अप्रोच कर रहा हूँ कि कैसे मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशन एच अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। अपन ने सपोज कर लिया कि लेट ऑर्थो सेंटर इज O 1,1 and circumcenter is H 4,4 and let centroid of triangle is G X, Y। अपने को इस लाइन सेगमेंट पे मुझे पता है कि ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है कितना 1,1, सर्कम सेंटर भी मुझे पता है कितना दिया हुआ है 4,4 एंड एज वी नो दैट अभी जस्ट उससे पहले अपने पढ़ा था कि एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर centroid and circumcenter lie on a line and centroid divides the line segment joining orthocenter and circumcenter internally in the ratio 2:1, that is OG upon GH, that is OG upon GH। इसकी वैल्यू क्या होती है, that is OG upon GH। इसकी वैल्यू होती है 2:1, that is 2/4 internally। देखो यहाँ पे क्लियर है G का कोऑर्डिनेट मैंने क्या सपोज किया है x, y। ये 2:1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो क्लियर कट है कि इसको अपन ऐसा कर सकते हैं क्या गाइस, ऐसा कुछ ट्रिक बताया था मैंने आपको सॉल्व करने का, है ना। यहाँ से अपन x और y कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं अपन। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं, mx को 2 into 4 plus nx1 1 into 1 upon m plus n, that is 2 plus 1, 4 to the 8 plus 1 upon 3, that is 9 upon 3, 3 3 the 9, and y coordinate of centroid is my2 plus ny1 upon m, as it is because x and y coordinate दोनों ही पॉइंट क्या है गाइस सेम है। सिमिलरली सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी क्या आने वाले हैं अपने, सॉरी जस्ट मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक 8 नहीं 9 होना चाहिए वहां पे, जस्ट मिनट। 8 plus 1 upon 3, that is 9 upon 3, that is 3। अब अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि yes the centroid of triangle, sorry centroid of triangle in this case is G x comma y, and that is G equals to 3,
तो गाइस अपन ने देखा विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया और उसके एप्लीकेशन को समझा, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट करके बताया था आपको। और इस तरीके से अगर अपने पास सेंट्रॉइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड किसी भी दो कंडीशंस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, अपन इजीली विदाउट एनी क्वेरीज, है ना, अपन जो रिमेनिंग थर्ड पॉइंट्स है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस वो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट नहीं होगा। इसको गाइस अपन सेव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ the next point is, next problem is in fact, अब अपन कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं जो कि अपने प्रीवियस टॉपिक्स पे बेस्ड हैं, जो अपन ने किए हैं। देखते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if in triangle ABC, if in triangle ABC, if in triangle ABC, comma A equals to 3, comma B equals to 4, comma C equals to 5, then find the ratio, then find the ratio, then find the ratio in which, then find the ratio in which in center divides the angle, then find the ratio in which in center divide the angle by sector B, in which in center divides the angle bisector B, angle bisector BE. Just a minute, guys. In center divides angle bisector B. Guys, इसको अप्रोच करते हैं सिंपल तरीके से, ज्यादा कुछ अपन अप्रोच वो नहीं करते हैं, सिंपली बस अप्रोच करें। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं लाइक दैट। अपन एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी। अब एबीसी में अपन बाइसेक्टर भी बना ही लेते हैं एंगल बी का। एंगल बी का बाइसेक्टर, जस्ट मिनट, ऐसा मैंने सपोज करिए दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब नेमिंग कर देते हैं गाइस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। सॉल्यूशन इज ए बी ए बी सी, ये हो गया। बी ई सपोज कर लो इसको, ये एंगल बी है जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल एंगल में बाइसेक्ट किया गया है। अब क्वेश्चंस को पढ़ते कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी देखो स्मॉल ए का मतलब है साइड बीसी, दैट इज 3, बी बी बोले तो एसी, एसी बी की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे 4, और साइड सी दैट इज एबी इक्वल टू क्या था, ये कन्वेंशन है, एडवांस मतलब एक जनरल कन्वेंशन है जिसमें एंगल ए के अपोजिट साइड दैट इज बीसी को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वो 3 दिया हुआ है अपने को। एंगल बी के अपोजिट साइड को बी से स्मॉल बी से दैट इज एसी, वैल्यू 4 दी गई है दैट इज बी, एंड एंगल सी के अपोजिट साइड को अपन स्मॉल सी से डिनोट करते हैं दैट इज एबी इक्वल टू स्मॉल सी इक्वल टू 5। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में अपने पढ़ा भी है और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कन्वेंशन है जिसको अपने को फॉलो करना है। अपने से कहा गया है देन फाइंड द रेशियो इन व्हिच इन सेंटर, इन सेंटर यहाँ कहीं पे होगा इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी पे,
डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर बीई। देखो गाइस इन सेंटर जो हमेशा बी आई अपॉन आई इस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये ट्रिक है। अपने को क्या चाहिए, अपन लिखते हैं सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस like that, just a minute, since I is the in center, since I is the in center on angle bisector B, on angle bisector BE, since I is the in center on angle bisector B, therefore BI upon IE इक्वल टू। अब देखो ट्रिक क्या है वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। ट्रिक को सिंपल है। देखो बी आई का दो पार्ट, एक ये और एक ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी प्लस सी, सॉरी सी प्लस ए अपॉन, और ये देखो ये जो बी आई ई बच गया वो यहाँ आएगा सी प्लस ए अपॉन बी। अब अपने को रेशियो मिल गया, सिंपल है, कर सकते हैं अपन लोग। कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। like that, therefore bi अपॉन आई ई की जो वैल्यू हो जाएगी गाइस, अपने पास सी और ए की वैल्यू पता है, सी 5 दिया हुआ है, तो 5 प्लस ए की वैल्यू 3 अपॉन बी की वैल्यू कितनी दी गई है गाइस 4, 5 और 3 8, 8 अपॉन 4 दैट इज 2/1। मतलब किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 इंटरनली। अगर आप आंसर लिखो क्या लिखोगे 2:1 internally, and this is the final answer, 2:1 internally। guys I hope कि आपको ये सभी लोगों को समझ में प्रॉपर वे में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अपन इसके आगे का पार्ट एक आध प्रॉब्लम और लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट है ना गाइस, तो मैं सेव कर दूं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन कंसीडर करते हैं और बाद में सेव करेंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। अपने को कहा गया है नेक्स्ट स्टेज, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ, find the ratio in which find the ratio in which find the ratio in which the point 2 comma y find the ratio in which the point 2 comma y divides the line segment joining 4 comma 3 and 6 comma 3 and 6 comma 3, and hence find the value of y, and hence find the value of y। दैट ये क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। रेशियो लाना है, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है जब कभी भी रेशियो की बात होगी तो अपन क्या यूज करते हैं इंटरनल डिवीजन, और रेशियो क्या सपोज कर लेते हैं λ:1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना लेते हैं, अपने को प्रोवाइडेड क्या है और अपने को लाना क्या है। तो देखो अपने को जो प्रोवाइडेड है फाइंड द रेशियो यूज द पॉइंट 2 कॉमा y, ये प्रोवाइडेड है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 कॉमा 3। तो अपन ने सपोज कर लिया इसको 4 कॉमा 3 और इसको पॉइंट बी 6 कॉमा 3।
अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो पॉइंट है इसको अपन सी सपोज करें 2, y। अपन ने सपोज किया इसको लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, दैट इज ऐसा मैं मान रहा हूँ कि AC अपॉन CB जो है वो क्या है, लैम्डा इज टू 1 है, लैम्डा बाई 1 है इंटरनली। तो देखो गाइस, अगर मैं x कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला लगा दूं तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू 6 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन lambda plus 1. This implies lambda plus 1, 2 lambda plus 2 equal to 6 lambda plus 4, and this implies 6 lambda minus 2 lambda, 4 lambda, 2 minus 4 minus 2। तो lambda की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, therefore lambda equal to आ गया -2/4, that is -1/2 है ना गाइस। और -1/2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस रेशियो को मैं बोलने वाला हूँ 1:2 एक्सटर्नली। ओके, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, जबकि फॉर्मूला अपन किसका यूज किया था, इंटरनल डिवीजन का, है ना। तो 1:2 एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो देयरफॉर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा गाइस, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2, मतलब लैम्डा इनटू लैम्डा की वैल्यू 1 सपोज कर लेते हैं। हाँ, जस्ट मिनट, लैम्डा की वैल्यू क्या सपोज कर रहे हैं, 1। तो यहाँ पे लिखते हैं, हाँ लैम्डा की वैल्यू अपन ने क्या सपोज किया है गाइस, 1। हाँ 1:2, 1:3 माइनस, बिकॉज डिवीजन एक्सटर्नल पता चल चुका है, 1:2, 2:3 अपॉन 1 minus 2, that is 3 minus 6, 3 minus 6 upon -1, that is, देखो -3 upon -1, that is 3। y की जो वैल्यू आ जाएगी गाइस वो क्या आ जाएगी, 3। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये रेशियो हो गया। तो गाइस आप सभी लोगों को, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है जो बेसिक लेवल से अपन ने स्टार्ट किया था तो प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। मैं इस पेज को सेव कर लेता हूँ पहले, जस्ट मिनट। ओके गाइज, आज का अपना क्लास यही था, जिसमें अपन ने क्या क्या देख लिए, और सेंटर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्थो सेंटर्स, और उस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे। अपन अगली क्लास में पॉइंट से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।